Yes, good morning, students. So Good just give morning, me, miss. yes, good morning. Just give a minute to share the screen. ओपन करते 2 मिनट. Okay. So students, we are on second chapter, right? Branches of psychology. फर्स्ट हमारा डन हो गया था, राइट?
number 16. Okay, thank you. Page number 16, criminal psychology. Fine, so we are on the second chapter of the criminal psychology. So here we can see the criminal psychology. So the criminal psychology we can see is related to criminal basis. ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे about the criminal background, criminals के problem, so why this happen, वो क्यों होता है. सारे क्रिमिनल्स को हम एक ही लेवल पे नहीं रख सकते. देर आर द डिफरेंट सिचुएशन जहाँ पे हम क्रिमिनल को चेकआउट करते हैं. ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ क्लोजली रिलेटेड विद द सोशल साइकोलॉजी, criminal psychologists are concerned with the identify cause of crime. Studying the personality of criminals, suggesting the preventing measure to control criminal behavior. कभी कभी आपने देखा होगा कि एट द टाइम ऑफ द एडवोकेसी, जो एडवोकेसी करते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो जाके क्रिमिनल से बात करते हैं पहले उनके केस हैंड ओवर करने से पहले. दे हैव टू बी जस्ट हैव वर्ड विद देम. बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं उनसे, अप एंड डाउन पूरा 1 to 10 पूरा एकदम A to Z, मतलब कुछ भी चीज़ें से रह ना जाए. तो वी आर गेटिंग सम फैक्ट कि एक्चुअल का जो पर्सन का बैकग्राउंड होता है वो क्रिमिनल नहीं होता. देर आर सर्टेन रीज़न जहाँ पे उसे वो क्राइम करने पे मजबूर कर देता है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कंसर्नफुल करते हैं वो चीज़ें. सो देर आर द टू डिफरेंट बिहेवियर ऑफ दिस पर्सनालिटी क्रिमिनल्स के. ठीक है, तो आप वही देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करने आ रहे हैं. आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ क्राइम, कि हुआ क्यों है. देन उसकी पर्सनैलिटी क्या है क्राइम. अगर वो उनकी अगर अच्छा सा स्टूडेंट है ऑफ द इंजीनियरिंग, या तो दे हैव एन गुड लाइक आगे की और स्टडीज़ कर रहा है या करना चाह रहा है, बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन उससे कुछ क्राइम हो जाता है. इसका मतलब क्या हो गया, सिचुएशंस को क्राइम करवा रही है, या तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे वो क्राइम कर चुका है, वो एक गलती की वजह से, या गलती हो गई उससे कुछ भी. ठीक है, सो एक ये हो गया. सो यहाँ पे अभी हो तो गया है, बट देर आर इट इज़ नेसेसरी टू टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स. यहाँ पे एक मेजर लेना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा उस चीज़ के लिए. कि हमेशा से वो ना कर पाए. तो कोर्ट भी देखता है उस चीज़ को कि इसका जब अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और ये ऑन सिचुएशनल बेसिस पे ये चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ एक राहत मिलती है उस चीज़ के लिए, और माइट बी उसको रिहैबिलिटेशन में भेजा जाता है. तो यहाँ पे अलग अलग होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अंडर 18 है, ठीक है, उसके लिए है, तो उसके लिए भी रिहैबिलिट है वहाँ पे जाने के लिए. या तो कोई ड्रग एडिक्टेड है और उससे कोई क्राइम हो जाता है, तो उसका भी रिहैबिलिट है. ठीक है, और पता है बहुत सारे कैटेगरीज हैं क्रिमिनल्स के. क्रिमिनल साइकोलॉजी डील विद द मोटिव बिहाइंड द क्रिमिनल बिहेवियर. दे प्ले significant role in forensic department to uncover the scene of crime by undertaking and interpreting the behavioral clues of the criminal. ये क्या करने की कोशिश करते हैं, आफ्टर डूइंग द क्राइम जो भी क्लूज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसको वो हटाने की कोशिश करते हैं.
तो उनका जो माइंड होता है अब हमसे 2 कदम ज़्यादा चलता है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन दैट वन। उनको पता होता है उन्हें काम कब चालू करना है, उनको क्या क्राइम करना है, अनटिल इट्स ओवर। वो क्राइम कब तक ख़त्म होगा, उसके बाद में उन्हें क्या करना है। तो दे हैव द फुल लाइक पैकेज। उनको पता है कि ये पूरी चीज़ें वो लोग कैसे ख़त्म करनी है, उसको अंजाम देना है। ठीक है। They generally work with the law enforcement department or the criminal investigation department और the social, but उनको ये चीज़ नहीं पता रहती है कि हमारे पास भी एक डिपार्टमेंट है। हुँ? हमारे पास भी एक डिपार्टमेंट है जो अपने इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे काम करती है। अब कितना भी कुछ भी माहौल कर लो, आप कितना भी काम करने की परफेक्ट कोशिश कर लो, क्राइम करने की कोशिश कर लो, बट हमारी जो डिपार्टमेंट है दे वर्क्स ऑन द इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक के ऊपर काम करती है, एवरीथिंग। दे हैव द क्लूज एंड जो भी चीज़ें हैं, और उसी के बेस पे वो उनको पकड़ती है। ठीक है। So the generally work the enforcement department, the criminal department of social organization working for rehabilitation of criminals. Rehabilitation का कहीं ना कहीं एक दूसरा नाम जेल का भी दिया गया है। जेल में लोग यहाँ पे सिर्फ एक सज़ा काटने नहीं आते हैं, वहाँ पे वो सुधरने के लिए भी आते हैं। दे कम टू इम्प्रूव देमसेल्फ, राइट। तो डैट इज़ द रीज़न उसका नाम रिहैबिलिटेशन रखा गया है। नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 7 दिया है, वॉच एनी क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज क्राइम पेट्रोल। आप देखते ही हो किस तरीके से किस चीज़ को, कड़ी को जोड़ जोड़ के एक क्रिमिनल को आगे लाया जाता है। ठीक है। उसके कॉजेज पूछे जाते हैं, व्हाट आर द रीजंस। तो उसी का एक राइटअप है, दैट्स इट। नाउ कम टू द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो डीमोटिवेट होता है वो स्पोर्ट पर्सनालिटी होती है, जो खाने या पीने से ही, अपने आप को सिर्फ एक हेल्दी रखने से ही यू कान बी स्पोर्ट पर्सन। सबसे ज़्यादा आपके लीडर का मोटिवेशन चाहिए उसमें। मोटिवेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस स्पोर्ट, क्योंकि वो साइकोलॉजी आपको कहीं ना कहीं फिट करता है। सो इट्स हेल्प द स्पोर्ट पर्सन टू maintain their motivation, stamina during actual performance, and also maintaining themselves when they are not on the field। ठीक है। वो ये भी चीज़ देखता है कि क्योंकि हर चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता, वी डोंट हैव दी नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, या तो हर स्पोर्ट का। ठीक है। स्पेशली फॉर आर दी फूड स्टफ ऑल्सो, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, हम कब ट्रेनिंग के लिए जाना है, हमें कितने बजे क्या करना है, हमारे टाइम टेबल, ये सब हमारे गाइड हमें करके देते हैं। ठीक है। तो ये सब साइकोलॉजिस्ट का भी एक काम होता है। कभी कभी एक हाई पिच पे एक मोटिवेट होते हैं, लेकिन व्हेन दे कम डाउन, एक दो बार परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं जाता है, तो उनका मोटिवेशन बहुत गंदी तरीके से नीचे गिर जाता है। दे पिच देमसेल्फ वेरी लो, तो डैट इज़ रॉन्ग। अगर वो एक बार गिरना चालू हो गए, मतलब दिस इज़ वेरी हार्ड टू जस्ट वेकअप, या तो उनको खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उनके मोटिवेशन को कभी नहीं गिराना है। दैट इज़ द रीज़न साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स को टाइम टू टाइम उनको मिलना होता है, तो उनके ही फील्ड के होते हैं। ठीक है। दे हेल्प द प्लेयर टू मेंटेन द कंपोजर when they are working under pressure, help them to maintain their emotional balance when they are going through a bad patch। जैसे मैंने आपको बताया, जब वो अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं, या तो वो जब अपने आप को गिरा देते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनको गाइड करते हैं। ठीक है। themselves when they are recovering from personal injuries। ऐसा नहीं है कि वो स्पोर्ट पर्सन है, अपने घर से दूर है, तो उनके पास फैमिलीज नहीं है, उनके पास इमोशंस नहीं है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है। सबको है,
बट यहाँ पे एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बता रहा है उनको कि हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट, हाउ यू कैन बैलेंस both the emotions for your success in game and the emotions for your family, how to balance. ठीक है, इसी बैलेंस को लेकर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो हमको क्या क्या देता है, इम्प्रूवमेंट टीम स्पिरिट, इमोशन मैनेजमेंट इम्प्रूव, देन सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, नाउ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के गोल्स देखेंगे हम कि क्यों इसकी ज़रूरत है। ठीक है, इम्प्रूव प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव इवेंट्स के लिए, यस, सॉरी, इंक्रीज मोटिवेशन, हेल्प मैनेजिंग इमोशंस, देन इम्प्रूव वेलबींग, इम्प्रूव improve self-esteem and self-confidence, improve teamwork and team cohesion, sports skill, then improve focus and concentration skill, then teach relaxation skill, help managing stress and anxiety, develop self-awareness, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऑफ गोल। नाउ विल कम टू द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। आपने जिस तरीके से देखा कि स्पोर्ट्स में आपको एक प्रॉपर गाइड तो मिल जाता है, लेकिन अब वो तो न्यू कंसेप्ट भी आ गया, लेकिन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होता है? इंडस्ट्री तो आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे हैं, मैंने ओपन कर दिया, अब करना क्या है, बट इतनी तक बात नहीं होती है। मार्केट को स्टडी करना, कस्टमर की स्टडी करना, उनकी डिमांड और सप्लाई का ध्यान देना, ठीक है, उनकी चॉइसेस का ध्यान देना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड व्हाई टू प्रोड्यूस, इस सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख के एक इंडस्ट्री इंसान खड़ा करता है। ठीक है, एंड यू नो अबाउट कि इंडस्ट्री साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जहाँ पे ऊपर नीचे होना 1000% होना ही होना है। एवरी टाइम entrepreneur can't be you know कि सक्सेस पर्सन हो, नहीं हो सकता। वहाँ पे जितनी वो प्रॉफिट कमाएगा उतना ही वो लॉस कमाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सर पकड़ के बैठ गया, ड्रामा में आ गया, एंड ही विल नॉट गो अहेड इन द फ्यूचर लाइफ। ठीक है, यही तो मेन चीज़ होता है ना, इंसान कहलाता ही वही है। इंसान का मतलब ही यही होता है, व्हेन यू फॉल यू हैव टू राइज। किसी भी चीज़ पे कहीं पे भी आप देख लो, अगर आप गिरे हो तो गिरे ही रह जाओगे। ठीक है, तो वेन एवर यू फॉल, दैट इज़ योर ड्यूटी कि अपने आप को आप राइज करना सीखो। सो it is in concern with the behavior of the people working in organization. They play important role in selection and placement of employee. ठीक है, यहाँ पे ये प्लेसमेंट ऑफ, एक मिनट है। यस, सो इम्पोर्टेंट रोल इन सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय। आपकी जगह पे, आपकी कंपनी में, आपके वर्किंग प्लेस पे आप किस टाइप का पर्सन चाहिए। ठीक है, तो यूआर सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय होती है। ठीक है, उनको हम मोटिवेट करते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं, देन अप्रेजल और ग्रीवेंस, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे हेल्प टू एनहांस द मोटिवेशन, ग्रुप मोरल, लीडरशिप स्किल अमॉन्ग द एम्प्लॉय।
अगर आप कहीं पे भी अगर जाओगे, जैसे बीपीओ हो गए, आपके कॉल सेंटर्स हो गए, आपको ये हमारी बेसिक एक नीचे की रूट होती है जहाँ से आप लर्निंग सीख रहे हो। यू डोंट हैव एनी ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई। आप सोचते हो अरे यार कम से कम अब से थोड़ा थोड़ा तो पॉकेट मनी कमाओ, जहाँ से हम 5,000 से 10,000 तक कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका प्रॉपर और स्ट्रिक्टली सिलेक्शन होता है। इट्स नॉट अबाउट डैट कि आपने गए और देख के आ गए। नहीं, पहले तो सिर्फ यहाँ पे वर्बल होता था, लेकिन अब आजकल के इंटरव्यूज़ में रिटन इंटरव्यूज भी होने लगा। अगर वहाँ पे आपने चलो इंटरव्यू क्रॉस कर लिया, अब यहाँ पे सेकंड स्टेज होता है कि जब आपका वर्बल होता है तो वहाँ पे जो जजेस लोग बैठे हुए रहते हैं, जो लोग बैठे हुए रहते हैं, तो वो आपसे वर्बल और ओरली कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो उन्हें ये चीज़ पता चल जाती है कि आर यू ओके विद द पोस्ट। चलो आप हो भी गए, अब यहाँ पे आपको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने का अलग अलग तरीका क्या होता है, आपको अप्रिसिएशन और अप्रेजल देंगे। आई हैव सीन मैनी ऑफ दी फाइनेंस कंपनीज हैं, ये सब भी देखा हुआ है मैंने। उनको ना हर महीने एक जैसे छोटी सी ही टारगेट क्यों ना हो, लेकिन उनको एक छोटी सी अवार्ड दी जाती है। भले वो 1 घंटे का एक सेरेमनी हो, 1 घंटे का एक उनका खुद का सेरेमनी होता है। अवार्ड अप्रिसिएशन दी जाती है, सर्टिफिकेट दी जाती है, एंड लिटिल पार्ट ऑफ द कैश अमाउंट उनको दी जाती है, तो कोई गिफ्ट दे दी जाती है। आप सोचो ना, हर हफ्ते हर महीने अगर आपको मिले तो आप मोटिवेट होगी कि नहीं होगे? होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। द सर्टिफिकेट इज़ अ पीस ऑफ पेपर। वो जस्ट एक पेपर है कि उस पेपर पे जब आपका काम प्रिंट होता है, आपका नाम प्रिंट होता है, तो वो पेपर आपके लिए खूब वैल्यूएबल होती है, और हमारे हम वो देख देख के हमको एक इनर स्ट्रेंथ आती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनर स्ट्रेंथ हमारा मन क्या करता है कि हम 2 कदम और आगे बढ़ के काम करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक एम्प्लॉय को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि डैट इफ़ यू आर गिविंग योर 100%, डेफिनेटली यू विल कम इन रिटर्न दैट 100%। कंज्यूमर साइकोलॉजी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इंडस्ट्रियल, ये मैंने किसकी बात की? मैंने जो एम्प्लॉय है, अब हम उसकी बात करेंगे जो मैन्युफैक्चरर है, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी। अब उनको बनाना है कोई चीज़, यहाँ पे आपको कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ, कस्टमर की जो चीज़ें हैं उनके अंदर आप दिमाग लगा सकते हो। एंड मार्केट में समझो ये नहीं, ये चीज़ें चल रही है, आप वो करो, उसको आप इनोवेट करो, ट्रांसफॉर्म करो, और आप मार्केट में उसको सेल करो बनाने के बाद। ठीक है, सो विच इज़ द ब्रांच ऑफ द इंडस्ट्री साइकोलॉजी डील विद कंज्यूमर बिहेवियर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड लॉयल्टी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन परचेज। ये सारी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, जहाँ पे सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। Now that we have seen the various branches of psychology, we may have got some idea the field and also possible opportunity for the higher studies and employment. Let us now look on how we could use psychology for our own betterment. इससे पहले कि हम जाएं नेक्स्ट के लिए, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप सब ध्यान से अपने 4 साइकोलॉजीज हैं यहाँ पे ब्रांचेस, वो पहले आप देख लो। अप्लाइड वाला हो गया था अपना, नहीं अप्लाइड वाला ही है पहले, क्लिनिकल और ये वाले एक बार फटाफट सब देखो। और एक चीज़ भी रहना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई गिव यू 2 मिनट्स, फटाफट देख के आप मुझे क्वेश्चंस पूछो इफ़ यू हैव द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो वन टाइम रिवाइज करना ही करना है। अभी अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इसके कुछ पार्ट्स, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इज गोइंग टू कम इन द 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो। ठीक है,
चलो फटाफट देख लो। ओके स्टूडेंट्स, डन हो गया पढ़ के? यस मैम। यस मैम। ओके, डाउट है कुछ इसमें? कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है उसमें आपको? रिहैबिलिटेशन का मतलब बताइए ना। क्या बोल रहे हो? नेहा आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही, क्या बोल रहे थे? रिहैबिलिटेशन में एक बार। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपको सुधार करने के लिए ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ड्रग एडिक्टेड है, ठीक है, तो उनको जेल में नहीं लेकिन जेल की तरह ही एक होती है, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट? आप पूरे निगरानी में रहोगे वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं सुधार केंद्र। हम्म, जहाँ पे आप अपने आप को रिहैबिलिटेट करोगे, सुधारोगे। दैट्स इट। ऐसे दो लोग जाते हैं, या तो कोई मेडिकल इशू होती है, या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, या तो आप जुवेनाइल कस्टडी होती है, उसको भी हम रिहैबिलिट बोलते हैं। दैट इज़ दी अंडर 16। ठीक है, ओके मैम। सो इट वाज डन। और कुछ आ रहा है इसमें किसी को प्रॉब्लम? आज जो मैं पहले से
here. Vansh Patel, Vansh Patel, पार्थ, पार्थ अनम्यूट करो। मैम आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है, मैं क्लियर नहीं हो रही। बेटा मैं पूरे नेटवर्क में हूँ ना, मेरे आगे पीछे कुछ है विद द अंडर ऑफ द वाईफाई, आपका इशू है, चेक इट। ठीक है, मैम बहुत जोर जोर से आवाज आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ है अभी और, चलो अभी आ रही है मेरी आवाज़ सबको? Yes, ma'am. चलो, नाउ विल गो अहेड। नाउ दिस इज द करियर इन साइकोलॉजी। जैसे हमने किया था कि आपको साइकोलॉजी आपने क्या सोच के लिया होगा, ठीक है, एंड यू हैव टू बी इन साइकोलॉजी बहुत लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास करियर ऑप्शन भी है और उसके बारे में हमारे पास डिस्क्रिप्शंस भी हैं। ना पहला जो है यहाँ पे, सो काउंसलिंग साइकोलॉजी नंबर 1 पे है, ठीक है। वी हैव टोटल यहाँ पे आई थिंक 5 का टोटल 9 फील्ड्स हैं जो मेजर है। 9 फील्ड्स मेजर की बात कर रहे हैं, बाकी छोटे मोटे तो और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे है काउंसलिंग साइकोलॉजी। Counseling psychology, you can see the educational psychology, vocational counselor or educational counselor, vocational counselor and the marriage counselor, ठीक है। देन इसमें डिस्क्रिप्शंस क्या होता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द काउंसलिंग साइकोलॉजी इन दिस, सो दिस help to solve the problems in various field of life, ठीक है। नाउ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एजुकेशन काउंसलर्स में होता क्या है, कि पहले के टाइम पे कैसे होते थे, आज के कुछ 20 साल पुरानी बात, ठीक है। टीच काउंसलर के नाम पे या काउंसलर की जगह पे हमें काउंसलिंग कौन करता था, हमारी क्लास टीचर्स करते थे। और हमारे क्लास टीचर्स करते थे या सब्जेक्ट टीचर्स करते थे। एंड ली जाती थी तब कौन करता था, प्रिंसिपल करते थे, दैट इज़ द एजुकेशनल काउंसलर्स होते थे। कुछ बच्चा अगर पढ़ने में स्लो लर्नर है, कोई बहुत ज़्यादा मस्ती है, उसके कुछ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट स्पेशली हम मैथ्स के लिए बोलेंगे कि उसे समझ में नहीं आता है, या एजुकेशन की कुछ ऐसी होती है कि किसी बच्चे का रिज़ल्ट तुरंत ही, अभी उसके फर्स्ट सेकंड रिज़ल्ट अच्छे थे और थर्ड अगर टेस्ट में देखेंगे तो उसकी रिज़ल्ट तुरंत डाउन हो जाती है, बच्चों की एब्सेंटीज ज़्यादा हो रही है। आपका बैकग्राउंड वॉइस बहुत नहीं आ आवाज रहा। नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी।
अभी आ रही है आवाज? Yes, ma'am. एक मिनट, अभी ओके है? यस मैम। अभी कुछ आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं। ओके, माइट बी जो ईयरफोन लगाया था उसमें इश्यू है कुछ। ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ बोलूँगी कि एजुकेशन साइकोलॉजी में फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, आप उस चीज़ को ध्यान से सुनो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़, उसकी एब्सेंटीज ज़्यादा हो रही है, द मार्क्स वॉज सडनली डाउन टू डाउन, ठीक है, वो उस सब्जेक्ट्स में इसको इश्यूज आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तकलीफ़ होती है जो नहीं हो पाता है। तो आज के टाइम पे आपको काउंसलर्स मिल जाते हैं हर एक स्कूल, कॉलेजेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास कौन रहता था ये सब करने के लिए? हमारे पास सिर्फ हमारी क्लास टीचर्स होती थी। मैं बात कर रही हूँ आज के काफ़ी टाइम पहले के, माइट बी इन दी 10 years बिफोर, 15 years और 20 years बिफोर, ठीक है। हमारे पास सिर्फ क्लास टीचर्स होती थी और सब्जेक्ट टीचर्स होते थे। वो भी सब्जेक्ट टीचर्स कैसे होते थे कि सिर्फ वो सब्जेक्ट्स में अगर तकलीफ होता था तो हम जाके पूछते थे। तो कुछ टीचर्स ही एंटरटेन करते थे, लाइक हाँ चलो चलो पढ़ा रही हूँ मैं, बैठो, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, बैठ जाओ आप लोग, ठीक है, कुछ ऐसे। लेकिन देर आर सम टीचर्स जो आपको बोलते थे हाँ बेटा बोलो क्या प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ है वो चीज़ है, एंड एग्जैक्टली ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो क्लास टीचर्स। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली दी करियर के ऊपर ही अफेक्ट पड़ता है, अरे उनके लाइफ के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये ओवरऑल बच्चों का जो है वो मोरल डाउन हो जाता था। तो इसके लिए उनको प्रिंसिपल के पास लेके जाके काउंसिल कराना होता था। जस्ट काउंसिल का मतलब पहले होता था बात करना, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे एजुकेशनल काउंसलिंग का मतलब हो गया है कि आपको पूरी तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है वो चीज़ के लिए, कि आप बच्चों को समझो, और अगर आप बच्चों को समझोगे तो सीधी सी बात है आप सभी को समझ पाओगे। ये काउंसलिंग जो होती है ये 1 to 1 भी होता है और ये आप क्लास में भी सबके साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द काउंसलिंग वी कैन सी। सेकेंड है एजुकेशनल में वोकेशनल काउंसलर। वोकेशनल व्हेन यू क्रॉस द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है, व्हाट आई हैव टू डू इन कॉलेज, विच स्ट्रीम आई हैव टू टेक। सो यहाँ पे अलग 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 चीज़ें होती है। यहाँ पे वोकेशनल्स का मतलब होता है आप अपनी पढ़ाई तो कर रहे हो बट आपको अपनी करियर बनानी है, किस फील्ड में आपको जाना है। तो ये थोड़ा सा पार्ट हम एजुकेशनल का भी लेंगे इसमें कि दिस इज़ योर चॉइस व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन स्टिल आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि यहाँ पे ये एग्ज़ाम देनी होती है, ये होता है, मैं ये कोर्स कर तो लूँ, बीबीए कर लूँ, मैं बीसीए कर लूँ या बीएससी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, इसके आगे मेरा फ्यूचर क्या है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये वोकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको पूरी तरीके से गाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कि क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, हाउ कैन यू मेक योर फ्यूचर इन दिस फील्ड, ठीक है। अभी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. अभी एम आई क्लियर? स्टूडेंट्स आस्किंग यू समथिंग प्लीज। Yes, Yes, ma'am. ओके, ये एटलीस्ट आप बोलोगे तो आई कैन अंडरस्टैंड ना कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मैंने अभी ईयरफोन निकाल दिया है, इसके लिए पूछ रही थी कि द माइट द प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयरफोन ना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर
अबाउट दी मैरिज, ये तो आजकल पूछो मत। आज शादी हुई नहीं कि दूसरे ही टाइम पे आप काउंसलर के पास पहुंच जाते हो। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि पहले शादियों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती थी। कब? जब चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती थी। लाइक शादी के कम से कम 10 साल 15 साल हो जाता था, जब तो बच्चे हो जाते थे, तब देर इज नीड फॉर द दिस वन काउंसलिंग के लिए, राइट? बट नाउ डेज व्हेन यू आर कम टू द मैरिज एंड विद इन अ ईयर यू नीड द काउंसलर। तो आजकल तो ये बहुत ही, मैं बोलूँगी, ट्रेंडिंग में चालू है। पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट्स ही इस चीज़ को देखती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कपल गो इन द कोर्ट फॉर द डाइवोर्स केस के लिए या तो कुछ और इश्यूज़ के लिए अगर कोर्ट में जाते हैं, तो उनकी काउंसलिंग होती है एंड द कोर्ट गिव दी लाइक बराबर टाइम देती है। उसके लिए भी अपने को प्रॉपर करना पड़ता है, उसकी स्टडी होती है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक यू कैन से कि मैरिज काउंसलर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। वापस से आप अपने फैमिली के साथ जाके रहो, आप कोहिबिट करो उनके साथ में, ट्राई तो करो, टेक योर ओन टाइम। तो ये काउंसलिंग क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व करता है। तो ये तो बेस्ट है करियर में, और क्या चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो मैंने आपको बताया इसके स्कोप्स नहीं है, ये सब की अपनी अपनी जगह भी है, और प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, तीनों में ये बहुत जगह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नाउ, यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी दिया है, इसमें मैं ज़्यादा वापस से नहीं वो जाऊंगी, बट जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल काउंसलर में और एजुकेशनल काउंसलर में एक थोड़ी सी ही डिफरेंस है। स्कूल इंडिविजुअलिटी दिखाती है, अपने बच्चों को देखती है, ठीक है। जहाँ पे एजुकेशनल काउंसलर आपको ए टू जेड देखता है, एजुकेशन फील्ड से लेके आपकी करियर तक को लेके सारी चीज़ें ओवरऑल ये आपको गाइड अप करता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? वर्क इन स्कूल and educational field, they assess and minimize the student learning problems। एज एन जैसे ये एजुकेशनल काउंसलर्स में भी वही चीज़ होती है, ठीक है। इट्स नॉट दी डिफरेंट। जैसे ऊपर वाले में सिर्फ दिया था टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स होती है, माइट बी इन स्टडीज़, कुछ भी, स्कूल वाला यहाँ पे उसको प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एंड दे कीप द डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स अपने स्कूल्स में या अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द क्लिनिकल साइकोलॉजी। इन क्लिनिकल साइकोलॉजी वी हैव द साइको एनालिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, नर्स। एक मिनट, just a second, students। Psychiatrist, nurse, then rehabilitation psychologist and hypnotherapist, ठीक है। दिस इज द 5 विच इज इंक्लूड इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो इनका काम क्या होता है? दैट इज द वर्क इन हॉस्पिटल, स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, सोशल एजेंसीज एंड इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रैक्टिस। आपको पहले ही कहा था मैंने कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, जहाँ पे आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप स्कूल में जा सकते हो, इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो, आप इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, आप प्राइवेट फर्म में जा सकते हो।
यहाँ कहीं आपको नहीं जाना है तो आप अपना खुद का प्राइवेट ऑफिस खोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस, ठीक है। सो नंबर 1 पे है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग। और क्लिनिकल एंड काउंसलिंग में जैसे फॉर एग्जांपल सब स्कूल्स में आपको माइट भी एक काउंसलर प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो पेरेंट थोड़े रिच है एंड इकोनॉमिकली दे आर गुड, तो उनको ऐसा लगता है कि नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन एल्स से, चाहे वो किसी भी XYZ को चीज़ों को लेके, दे गो फॉर द क्लिनिकल and they start doing the counseling for that, which I have seen many of the parent doing this nowadays. ये ट्रेंड बन चुका है। आई से यू वन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ दिस, लास्ट वीक में वन ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक है, इन 11th स्टैंडर्ड में है, कॉमर्स में। तो तो मैं उसे पढ़ाती हूँ, तो कुछ दिनों से ही वॉज द फर्स्ट, ही वॉज वेरी नॉर्मल, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ही वॉज सडन चेंज आया उसके अंदर, एंड द सडन चेंज वॉज लाइक ही वॉज टू मच ऑफ एंगर, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इन एवरी स्मॉल थिंग। ही आर्ग्यूड विद हिज डैड, जो कभी उसने किया नहीं था, ठीक है। देन हरकतें ऐसी हो गई थी कि जैसे गर्म चाय हो या कुछ भी हो, उठा के फेंक देना, बिगर सिस्टर्स के ऊपर हाथ उठा देना, और उसके साथ ही साथ में उसके अंदर कुछ ऐसी बिहेवियर्स चेंज हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल नींद भी बहुत आना, भूख बहुत लगना, उसकी एकदम बोलते ना, हमेशा ऐसे लग रहा था कि उसका सर माइट बी वॉज टेकिंग समथिंग और नॉट, आई हैव नॉट सीन, बट जो वो चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रहा था वो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके डैडी ने बोला कि मैम, आई वॉज थिंकिंग टू टेक टू द डॉक्टर के पास, काउंसलर के पास। मैंने बोला कि यहाँ पे काउंसलर एंड साइकेट्रिस्ट दो अलग अलग लोग होते हैं। अगर आप जाओगे तो आपको दो अलग अलग लोग मिलेंगे, एंड यू हैव टू फर्स्ट चूज़ द थिंग, क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो अपनी तरीके से देखते हैं और उनका एक हाई लेवल होता है, और अगर आप काउंसलर के पास जाते हैं तो डैट इज़ एक डिफरेंट। तो हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट डू विल थिंक कि हम इसको काउंसलर के पास लेके जाते हैं। जैसे ही काउंसलर के पास लेके गए, एंड शी स्टार्टेड टू टॉक विथ हिम, राइट, कि क्या है क्या, ये लड़के ने उसको भी मैनिपुलेट कर दिया। एज आई टोल्ड यू ना कि साइकोलॉजी इसका कैसा होता है, हम उनसे बहुत सारी डेटाज और चीज़ें ले लेते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं, डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। वहाँ पे जो काउंसलर्स, दे हैव दी रैंडम क्वेश्चन ना, आप रैंडम क्वेश्चन पूछोगे वो आपको रैंडमली जवाब दे देंगे, ठीक है। तो वो उसने उसको भी वही चीज़ घर पे आके क्या बोल रहा है कि आप लेके गए थे तो आपको क्या लगा कि उसने जो मुझसे सवाल किए हैं तो क्या सबका आंसर राइट है? नहीं, अरे मैंने उसको ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, एवरीथिंग। बाद में द सेकेंड टाइम वो उसी जो ये मतलब क्लिनिक में ही वेंट टू द साइकेट्रिस्ट, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया। सो सेम स्टोरी उसने उनको भी बताई, लेकिन यहाँ पे साइकेट्रिस्ट का काम होता है कि एक बार सारी टेस्टिंग कराने के बाद शी यूज्ड टू गिव द मेडिसिन। जब उसने मेडिसिन दी उसको, वो खाने को रेडी नहीं था कि नो, व्हाई शुड आई टेक द मेडिसिन, आई एम नॉट अ पेशेंट, व्हाई शुड आई नीड दिस, बहुत सारे क्वेश्चंस ये सारे। तो उसने बताया लाइक क्या बोल के कि जैसे हम अपने बॉडी को अपनी फिट रखते हैं, हम कैसे प्रोटीन्स खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, उसने ये सारी चीज़ें माइंड उसका डाइवर्ट किया। फाइन, उसने उस दवा को खाया, एंड यू वोंट बिलीव इट कि वो बंदा जो है 3 दिन से ऐसी उसकी बॉडी लस्त हो गई थी। जबकि यहाँ पे जैसे कि कोई चीज़ें सिर्फ देखते रहो या शून्यता पे चली जाए,
या either you don't react on, don't give an any action of the thing. मतलब और हमेशा भूख लगना बंद हो गया, सिर्फ नींद आती थी उसको। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ दैट बॉय। वो एक ट्रॉमेटिक में चला गया था। लेकिन ये उसके ऊपर था, अगर उसने प्रॉपर क्वेश्चनिंग की, प्रॉपर आंसरिंग दी होती तो शायद उसको वो चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। गॉट द पॉइंट। बट यहाँ पे काउंसलिंग रॉन्ग क्यों गया? बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। उसने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी कि उस मजबूरी में उसको देना पड़ा चीज़ के लिए। इट इज़ नॉट गिविंग साइड इफ़ेक्ट, लेकिन दिमाग को एक शून्यता लेवल पे ला देती है। लेकिन इसके ही अपोजिट में मैंने और भी बहुत सारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स को देखे हैं जिन्होंने काफ़ी अपनी 100% दे के दे हैव मेड द पेशेंट वेरी अच्छे कंडीशन में। सो दिस इज़ द वन ऑफ द इंसिडेंट विच आई हैव सॉ। सो ये आप देख लोगे इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं। देन साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट का काम होता है किसी चीज़ को स्टडी करना, ठीक है, साइकोलॉजिकली स्टडी करना। चाहे माइट भी ये आप सोसाइटी को स्टडी करो, चाहे आप इंडिविजुअल को स्टडी करो। साइकोथेरेपिस्ट, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये एक एग्जांपल आपका साइकोथेरेपिस्ट था, एक लड़के को जिसको थेरेपी की ज़रूरत थी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो थेरेपी होती है। कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर्स भी आते हैं, मेंटल चैलेंजेस बच्चे भी आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है साइकेट्रिक नर्स। यस, वहाँ पे एक हम डॉक्टर्स लेवल तक ही नहीं, हम नर्स लेवल तक भी हम देखते हैं। हर हॉस्पिटल में, हर डिपार्टमेंट में एक नर्स होती है। सो यहाँ भी हम अपना करियर उस नर्स के में बना सकते हैं। देन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। रिहेबिलिटेशन, जस्ट आई टोल्ड यू कि रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या होता है। किसी को वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया जाता है, माइट बी इन शॉर्ट टर्म, और वो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से उस पेशेंट को या उस इंसान को पूरी तरीके से ठीक करे। नेक्स्ट है हाइप्नोथेरेपिस्ट। ये होता है एक हाई लेवल मेंटल डिसऑर्डर जहाँ पे आप पूरे के पूरे एक डॉक्टर बन जाते हो, और यहाँ पे आप उनको ट्रीट करते हो जो थोड़े से इम्पॉसिबल होते हैं। सो दिस इज़ द साइकोलॉजिस्ट का एक पूरा ब्यौरा था, दैट इज़ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल, दवाखाना, ठीक है, माइट बी इन द हॉस्पिटल। ये प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट फर्म्स दोनों में रहते हैं। तो ये प्रॉपर, हम ये स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये टोटल क्लिनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लिनिक होता है वैसे ये सारी चीज़ों की होती है। नेक्स्ट वी विल कम टू दी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। यस, अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें इंडियन सॉरी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में काउंसिलर्स होने चाहिए कि नहीं। हम साइकोलॉजी नहीं बोल सकते, बट वी नीड द काउंसिलर एग्जैक्टली। यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। सो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, हमारे पास एक विशेषज्ञ होते हैं, आपको पता है। कभी भी जब इकोनॉमिक का, बजट का पिटारा ओपन होता है तो हमको पहले से थोड़ी थोड़ी भनक मिल जाती है। उसको हम बोलते हैं रेड बॉक्स, ठीक है। रेड बॉक्स में हमारे साल भर का इकोनॉमिक का ब्यौरा होता है कि पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रॉपर्टीज़ कैसी चलेगी करके, ट्रांसपोर्टेशंस में क्या बेनिफिट होने वाली है, क्या कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, लाइक द मेट्रो, रेलवे, ब्रिज, डैम, ठीक है। नॉर्मल इंसान के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ में कोई कमी, जीएसटी के टैक्स में कोई कमी, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या बढ़ने वाला है,
सैलरी इंक्रीमेंट के लिए कोई चांसेस है? क्या एम्प्लॉयड पर्सन के लिए कुछ है? जो नॉर्मल घरेलू इंसान है वो अपना घर कैसे चलाएंगे? मतलब क्या हर चीज़ों पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, या क्या कुछ वुमेंस के लिए स्कीम्स होती है? ये सारी चीज़ें आपके रेड बॉक्स में होता है, डेट इज़ दी जब आपकी बजट ओपन होती है। आपको क्या लगता है कि ये क्या नॉर्मल सिर्फ बैठे बैठे बजट बन जाता है? नहीं, अभी भी आप देखोगे तो जो न्यू बजट ओपन हुआ था उसमें उन्होंने बताया कि आप जो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करते हो ना, बेसिक नीड, जैसे टमाटो केचप हो गया, तेजवान चटनी हो गई, फिर ब्रेड के आई थिंक सो कुछ पैकेट्स हैं, वो टूथपेस्ट पे, ये सारी चीज़ों पे आपको फ्री दी जाएगी, मतलब नो जीएसटी। मिल्क। हेलो, हाँ, इवन मिल्क के लिए है। लेकिन बेटा मिल्क के ऊपर से वो हटा देंगे ना तो उनको ना नुकसान ज़्यादा होगा। वो बेसिक नीड बोल तो रहे हैं, बट आई थिंक सो अगर वो चीज़ वो हटाएंगे तो वो अपना भाव बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये चीज़ें कैसी होती है, रनिंग आइटम्स हैं बट इतना नहीं। लेकिन आप जैसे कभी कभी आप जाते हो साबुन, अगर एक साबुन आप खरीदते हो, सोप, हाँ, तो वो सोप आपका डेली बेसिस है लेकिन उसको ख़त्म होने में टाइम लगता है। लेकिन दूध हो गए, एग हो गया, सब्जी, इसमें ये सब में ना थोड़े थोड़े अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेंगे ही, माइट भी प्राइस थोड़ा हाई हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पूरी एक स्टडी की गई है प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर, हम्म, कि हमारे कस्टमर को प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, हमारे कस्टमर को चाहिए क्या, एक बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे उस चीज़ को स्टडी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको ये टॉपिक से अच्छा करा देती हूँ, दो भी स्टिल वी हैव द 3 मिनट्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनका प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन होता है, कि हमें कैसे घर घर और हर एक लोगों से भी बात करनी पड़े तो भी हम करेंगे, बट इट्स अबाउट ऑल दी मनी, इट्स अबाउट ऑल दी चॉइस। तो किस तरीके से ये लोगों के बिहाफ पे काम करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट। पहले के टाइम पे हम चीज़ें ले लेते थे और हमें पता नहीं होता था क्या करें क्या नहीं करें, ये वो दुनिया भर का। हम कंज्यूमर हैं, हमारे साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट ही काफ़ी है, राइट। अब एडवर्टाइजमेंट तो आ गया है, बट यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, फीडबैक। आप देखो, आपके फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह पे आपको एक भाई फीडबैक भी मिल गया, वाओ वेरी नाइस, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप भी लेके, आप क्या करते हो, उस चीज़ पे आप लुभ जाते हो। हम्म? मतलब आपको लगता है बहुत अच्छा यार, ये इतना अच्छा फीडबैक आया तो डेफिनेटली आई विल यूज़ इट, आई विल टेक इट। यही तो एक कंज्यूमर का साइकोलॉजी होता है। आप बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, वो हमको दिखाते हैं और वही चीज़ हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट बनना भी बहुत मतलब इट्स अ बेनिफिशियल, क्योंकि आप किसके लिए काम करते हो, आप एक कंपनी के लिए काम करते हो। एडवर्टाइजमेंट से लेके कस्टमर की सारी चीज़ों का ध्यान, 24/7 की सर्विस से लेके, उनकी कंप्लेन से लेके, उनकी फीडबैक से लेके, हर एक चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन द कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, जो वो आप हो। नेक्स्ट वी हैव हियर दी ergonomics, that is a human accessible tool making, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है ह्यूमन एसेसिबल टूल मेकिंग। ह्यूमन एसेसिबल क्या हो जाती है, जिस तरीके से आज चीज़ें चल रही है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से। एक मिनट है। स्टूडेंट्स कैन नाउ आई डू वन थिंग, हम ये वापस से एक बार करेंगे थर्ड टॉपिक से लेके प्लस फिफ्थ और सिक्स टॉपिक, ठीक है। वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।
बट आपको जितने भी टॉपिक्स हुई है क्या उतना आपको समझ में आया है? Yes, ma'am. आर यू क्लियर विद द थिंग्स? Yes, क्लियर? miss. कोई आपको कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट रहता भी है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? चैप्टर गो थ्रू कर लेना, जो टॉपिक्स है वो गो थ्रू कर लेना। ये हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आप मुझे बोल दो मैम ये क्वेरीज है मेरी, विद इन 5 मिनट्स आई विल सॉल्व इट, ठीक है ना? ठीक है, चलो चलो एवरीवन, बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. Take care. या बाय।